हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश। तो आज मैं जनरल स्टडीज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में कुछ वेरियस एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस से। और ये एक्ट क्यों लाया गया और कौन कौन मतलब किस एक्ट में क्या क्या चेंजेस आया था और क्यों किया गया था ये चेंजेस। तो ये सब के बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे यही चाहते हैं। तो पहले क्या है, अपना रेगुलेटिंग एक्ट है 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बोला गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है और इसका डायरेक्ट कंट्रोल किसके ऊपर लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर लाया गया, मतलब इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल लेके आया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और क्यों लाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा देके ये इंडिया में डोमिनेट कर रहा था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ करप्ट ऑफिसर्स जो थे, हाँ, तो ये सब क्या कर रहे थे, तो इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और या मुनाफा कमा रहे थे। और मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके हिसाब ठीक से नहीं दे रहा था। तो इसीलिए तो डायरेक्ट इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये एक्ट लाया, ये फर्स्ट टाइम ये एक्ट है। और इससे पहले जो गवर्नर, मतलब इससे पहले जो ईस्ट इंडिया मतलब कंपनी का जो हेड रहता था और जो कंट्रोल करता था, इसको गवर्नर बोला जाता था। गवर्नर बोला जाता था। तो इसको चेंज करके, और ये जो इससे पहले जो 1773 से पहले जो गवर्नर था, ये एक इसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव था। और ये मतलब उस टाइम पे माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा करप्ट ऑफिसर था। मतलब उस टाइम पे सबसे ज्यादा मुनाफा लूटा था। और इसके ही कारण ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और वॉरेन हेस्टिंग को इसको चेंज करके वॉरेन हेस्टिंग इसका नेक्स्ट टाइम पे आया। तो द एक्ट एलिवेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, और इसको गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, लॉर्ड क्लाइव था। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके साथ साथ गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को क्या क्या मतलब प्रेसिडेंसी मिला, मतलब बंगाल को, बंगाल में भी राज करता था, रूल चलता था। आपका मद्रास में भी चलता था और आपका बॉम्बे में भी चलता था। इन तीनों का रेगुलेशन का मतलब इन तीनों के जिम्मेदारी किसके ऊपर आया? गवर्नर जनरल के ऊपर आया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और एक काउंसिल भी बनाया गया जिसके अंडर में 4 मेंबर आते थे। 4 मेंबर्स को लेके एक काउंसिल भी बनाया गया। और एक सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया जो फोर्ट विलियम में बेसिकली ये हुआ था। और इसका फर्स्ट जज था एलिजा इम्पे। और जो ये 4 मेंबर क्यों आया, मतलब जैसे अगर कोई मतलब कोई मतलब कुछ कुछ डिसीजन लेने के पहले इन लोगों के बीच में वोट होता था। तो इसमें
ये चार जो मेंबर थे ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, और ये चारों के चारों वोट कर सकते थे कुछ मतलब डिसीजन लेने से पहले। तो ये पहला था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इसके बारे में जानेंगे, और इसको बाद में ये फोर मेंबर्स को घटाया गया किसी किसी टाइम पे। फिर कुछ मतलब दूसरा भी चेंज लेके आया, उसको भी जानेंगे, और क्यों लेके आया उसको भी जानेंगे। तो हम लोग पहले यही देखते हैं कि 1773 एक्ट में ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल लेके आया, और फिर आपका गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके और वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसको प्रेसिडेंसी मद्रास बॉम्बे सब बंगाल के अंडर में लेके आया गया। और एक सुप्रीम कोर्ट जो 1774 को इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके एक्ट के माध्यम से ही हुआ था, और ये फोर्ट विलियम में हुआ था। और सर एलिजा एमपी था इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस। और यही था मेन। तो नेक्स्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें क्या था? तो ये एक्ट जो था, ये एक्ट मतलब पीट्स जो उस टाइम पे विलियम पीट्स जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, उसके नाम पे ये एक्ट लाया गया। और ये मतलब इंडियन अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट में आया। फिर और इस एक्ट का मेन जो कारण था, पहले 1773 एक्ट में जो था आपका गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो फोर मेंबर रहता था, फोर मेंबर सॉरी जो फोर मेंबर था उसको घटा के इसको तीन किया गया। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो मतलब उसमें एक डेडलॉक जैसा, मतलब जैसे सोच सकते हैं कि गवर्नर जनरल प्लस फोर मेंबर, तो वोटिंग के साथ साथ अगर मतलब इन तीनों जो मतलब चार जो मेंबर थे, अगर कोई तीन कोई तीन अगर वोट कर देता था, मतलब गवर्नर जनरल को मिला के कितना होता है, फाइव मेंबर होता था। लेकिन अगर कोई तीन, ये चार में से कोई तीन अगर एक जगह पे वोट करता था, तो ये जो दो रहता था, इसके वजह से गवर्नर जनरल कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो एक डेडलॉक जैसा सिचुएशन बन रहा था। इसीलिए गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ, तीन मेंबर लेके आया। यही मेन कारण था इस एक्ट का, तीन मेंबर लेके आया। और और दूसरा क्या था, जो इन मतलब इंडिया को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में रिप्रेजेंट करने के लिए सिक्स्थ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रिटेन में भी इसका भी स्थापना किया गया। मतलब सिक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना कहाँ पे रहेगा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यही इसका मेन कारण था 1774 एक्ट 84 एक्ट का। तो नेक्स्ट है आपका 1786 एक्ट। तो 1786 एक्ट में क्या हुआ था, पहले से आपका मतलब 1773 एक्ट में आपका गवर्नर जनरल के काउंसिल मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फोर मेंबर था। फिर 1784 एक्ट में आपका इसको घटा के मतलब डेड लॉक को ठीक करने के लिए गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तीन मेंबर लेके गया। लेकिन उससे भी प्रॉब्लम नहीं घटा, इसलिए गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये तीन का तीन रहेगा। लेकिन कुछ कुछ मामलों में गवर्नर जनरल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर।
किस किस केस में उनको दिया गया? मतलब ये इस टाइम पे जो 1786 एक्ट में ये किसने मांगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम पे गवर्नर जनरल होके आया। और ये मतलब जो एक्स्ट्रा पावर दिया गया, ये क्यों, किसके कारण था? मतलब जो गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें कई कई बार कुछ कारण के लिए, मतलब जैसे एक्स्ट्रा पावर किस किस में मिला? जो सेफ्टी में मिला। मतलब ये क्यों दिया गया? मतलब जो एग्जीक्यूट मतलब गवर्नर जनरल का जो मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मतलब कोई मतलब क्या बताए इसका, सेफ्टी, पीस और इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर जो ठीक रहे, इसी के लिए इसको एक्स्ट्रा पावर दिया गया। मतलब कोई डिसीजन अगर ले रहा है तो ये गवर्नर जनरल डायरेक्ट ठीक तरीके से ले, और किसी किसी बात पे अगर कोई में मतलब प्रॉब्लम आ रहा है तो गवर्नर जनरल अकेला ही ये डिसीजन ले सकता है, इसीलिए एक्स्ट्रा वैकेंट पावर दिया गया। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये पावर भी दिया गया 1786 में। देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस demanded power of governor general be enlarged to empower him in special cases to override the majority of the council and the act of his own special responsibility। मतलब कुछ कुछ एक्ट जो है, मतलब गवर्नर जनरल खुद फॉर्म कर सकता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोई जरूरत नहीं था। द एक्ट 1786 was enacted to give him the power of working as a both governor general and commander in chief। मतलब मतलब गवर्नर जनरल को इतना पावर दिया गया कि उसके मतलब ऐसा भी कुछ मतलब पोजीशन आया तो गवर्नर जनरल खुद ब खुद डिसीजन ले सकता था। और यही था मेन रीजन इस एक्ट का। फिर आपका 1793 एक्ट। इस एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं किया गया, लेकिन इस एक्ट का मेन क्या था, जो गवर्नर मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, देख लेते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट 1793 वाज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन व्हिच रिन्यूड द चार्टर इशूड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन गवर्नमेंट से ब्रिटेन गवर्नमेंट से जो चार्टर इशू करके जो इंडिया में राज कर रहा था, उसके ऊपर उसको 20 इयर्स ज्यादा मतलब इसके ऊपर से, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से, ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 20 इयर्स और ज्यादा ब्रिटेन गवर्नमेंट को रेवेन्यू देके इंडिया पे रूल कर सकता है। इस वजह से ये एक्ट फॉर्म हुआ कि 20 इयर्स ज्यादा उसको रूल करने दे। This act made only fairly minimal changes to either the system of government in India or the British oversight of the company's activities. Most importantly, the company's trade monopoly was continued for further 20 years। यही मेन है कि 20 साल और चले इसका मोनोपोली, मतलब ये डायरेक्ट इंडिया के ऊपर, ये कंपनी डायरेक्ट 20 साल और इसके ऊपर राज कर सके। The Governor General was granted extensive power over the subordinate presidency। द होम गवर्नमेंट मेंबर्स आर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। इस कारण की वजह से, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट 20 साल और इसको मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इस रेवेन्यू देके, ब्रिटेन गवर्नमेंट को रेवेन्यू देके इंडिया के ऊपर राज कर सके, इसीलिए 1793 एक्ट लेके गया। फिर 20 साल बाद क्या हुआ?
मतलब 1773 को एक्ट लाया, उसके 20 साल बाद 1793 ये एक्ट आया। फिर ये 20-20 साल तक चलेगा। तो मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट 20-20 साल का रेवेन्यू मतलब लेता था। मतलब इसको गवर्नमेंट को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली करने के लिए मतलब मोनोपोली ट्रेड करने के लिए, मोनोपोली ट्रेड करने के लिए इसको 20-20 साल का मतलब टाइम देता था। तो 1773 के बाद 1793 में आया, फिर 1793 से लेके 1813 में आया। तो 1813 में भी इस एक्ट को क्या मतलब इस एक्ट में क्या लेके गया, द एक्ट इंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। हाउएवर मतलब जो ट्रेड मोनोपोली चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अकेला ही इंडिया में हर कोई काम ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला ही करेगा, दूसरा कोई ब्रिटेन का दूसरा कोई कंपनी नहीं करेगा, हाँ इन्वॉल्व नहीं होगा, जो चल रहा था ये खत्म हो गया। हाउएवर द कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विथ चाइना, सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड कर सकता था, ये मोनोपोली रहा कि दूसरा कोई कंट्री नहीं करेगा, सॉरी दूसरा कोई कंपनी नहीं करेगा। एंड ट्रेड इन टी विथ इंडिया वाज केप्ट इंटैक्ट। मतलब सिर्फ टी एंड ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ कौन कर सकता था, सिर्फ ईस्ट इंडिया, मतलब सिर्फ इसमें ही मोनोपोली रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। और क्या किया गया, द कंपनी वाज रिटेन द पोजीशन ऑफ टेरिटरीज एंड रेवेन्यू फॉर 20 years मोर। मतलब 20 साल तक और रेवेन्यू उठा सकता है इंडिया के ऊपर से, और ये इसको दिया गया। और a sum of 1 lakh rupees was to be set aside for the revival of promotion and मतलब 1 लाख का साल का इस एक्ट में लेके आया क्या, 1 लाख तक का साल भर में 1 लाख का एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में इस एक्ट को मतलब इस एक्ट के माध्यम से 1 लाख साल भर में इस कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा, ऐसे इस एक्ट में लेके आया। यही मेन कारण था। तो क्या हुआ इस मतलब 1813 एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या पाया, गॉट 20 years मोर रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, और ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया, फिनिश्ड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड टी, ये दिया गया। और 1 lakhs sum to be given for development of education in India। इस चार कारण के लिए इस एक्ट को लाया गया, समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 1813 एक्ट, ये भी 20 साल के बाद, 1813 के बाद 20 साल के बाद 20 years के बाद आया 1833 एक्ट। इस एक्ट का क्या फीचर था, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिक।
ये दिया गया। और इसमें गेव हिम ऑल सिविल मिलिट्री पावर, इनको सब सिविल पावर और मिलिट्री पावर दोनों दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी होल्ड द ऑफिस। द इंडियन सिविल सर्विस वाज फाउंडेड, और इस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विस भी फाउंड हुआ था। इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड affirmed that Indians should not be barred from holding any place, office or employment under the company। EIC मतलब इस एक्ट के द्वारा मतलब सिविल सर्विस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। और इस इंट्रोडक्शन के ये इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, कोई भी मतलब डायरेक्टली कोई भी मतलब सिविल सर्वेंट या कुछ में रिक्रूट नहीं हो सकता था, मतलब किसी के हुइप से। लेकिन मतलब कंपटीशन में बैठ के कोई भी रिक्रूट हो सकता था, इसीलिए मतलब फ्री एंड फेयरली जो सिलेक्शन हो, इसको इस एक्ट की वजह से लेके आया, इस एक्ट के माध्यम से। और ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द पॉलिटिकल रूलर ऑफ इंडिया, मतलब इसके पास सिर्फ पॉलिटिकल रूल करने के लिए ही पावर रह गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल फंक्शन एंड एक्टिविटीज आर एंडेड, मतलब जो ट्रेड कर रहा था ये सब बंद हो गया। सिर्फ पॉलिटिकली रूल करने के लिए ये इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दिया गया, मेकिंग इट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओनली, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव था। This administration was asked to take the step to improve the condition of the slave and to ultimately abolish the slavery system। This act was final step toward the centralization of in British India। जो 1773 एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो तीन जगह पे रूल कर रहा था, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ये तीनों जगह का रूल अभी भास्ट होके पूरे इंडिया में फैल गया। और इस एक्ट के माध्यम से बना, यही है। तो मेनली इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1833 से लेके 1858 मतलब सॉरी 1919 तक जो एक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इसी से मेरा वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।